SRM स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इट इज़ द चैप्टर ऑफ शीत युद्ध। जैसे कि मैंने सेकंड वीडियो की जो स्टार्टिंग है वो इस आधार पर थी कि गुटनिरपेक्ष की नींव तो रखी, लेकिन उस नींव को रखा ही क्यों गया? क्या ऐसी नींव थी कि गुटनिरपेक्ष की स्थापना करना जरूरी था? तो गुटनिरपेक्ष की स्थापना करना इसलिए जरूरी था क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस से जितने भी नव स्वतंत्र देश आज़ाद हुए थे, अब वो दोबारा गुलामी सहना नहीं चाहते थे। और गुटनिरपेक्ष का एक ये भी कारण था कि जितने भी नव स्वतंत्र देश हैं अब वो दोबारा किसी के गुलाम ना बने, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको अलग थलग रखा। इसीलिए गुटनिरपेक्ष की नींव की आवश्यकता होती है। और आज हम पढ़ेंगे नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। ये हमारी थर्ड पार्ट है बेसिकली, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी मेड सेकेंड पार्ट ऑफ फॉर यू, because here I am making you try to understand that what is this. Okay, so नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था देखते हैं। इसमें क्या होता है कि नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का जन्म कब होता है? हमारा 1972 में, जिसे क्या बोलते हैं हम? यूनाइटेड ट्रेड कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड ऑफ डेवलपमेंट अक्टांग टूवर्ड्स अ न्यू पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। इसका यह हमेशा एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जाता है, जिसे बोलते हैं अंकटांक। अंकटांक की फुल फॉर्म हमेशा पूछी जाती है। आप पीडीएफ की चिंता मत करें, जैसे ही हमारे पास चैप्टर खत्म होता है मैं आपको एक क्वेश्चन और विद आंसर के साथ मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, नो प्रॉब्लम एंड डोंट वरी ऑल्सो। और वैश्विक प्रणाली के सुधार का क्या प्रस्ताव था? ये जैसे कि हम देखते हैं कि जितने भी नव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी देश जो स्वतंत्र हुए थे, अब मान लो कि मैंने आपको आज़ादी दे दी, अब आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं, तो आप उस आज़ादी का क्या करेंगे? इसीलिए क्या हुआ, गुटनिरपेक्ष सिर्फ मध्यस्थता की नीति नहीं थी, क्योंकि इसमें ये मध्यस्थता की नीति पर भी निर्भर नहीं थी केवल, क्योंकि उसमें अल्प विकसित देश शामिल थे और उनकी आज़ादी भी चाहिए थी। और आज़ादी तो मिल गई थी बेसिकली, लेकिन आर्थिक रूप से वो मजबूत नहीं थे, क्योंकि जितने भी नव अंतर्राष्ट्रीय देश थे उनका जो दोहन है कौन कर रहा था? पश्चिमी देश उनके संसाधनों का दोहन कर रहे थे। इसीलिए ये एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई 1972 में, ठीक है, ताकि उनको भी उनका एक अधिकार मिल सके। सो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1972 में जो रिपोर्ट थी, बेसिकली वो रिपोर्ट क्या है, क्योंकि नव अंतर्राष्ट्रीय जो देश थे उनका दोहन थे पश्चिमी देश कर रहे थे, और उनके जितने भी प्राकृतिक रूप संसाधन थे उनका यूज पश्चिमी देश कर रहे थे। इसलिए 1972 में ये प्रस्ताव, ये रिपोर्ट पेश की गई कि जो नव स्वतंत्र देश हैं उनको भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जो उनका दोहन पश्चिमी देश करते आ रहे हैं उन प्रगति संसाधनों पर उनका भी अधिकार होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको यहाँ कुछ समझाने का प्रयास किया है, राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, बस आप कृपया समझ लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि अल्प विकसित देशों को अपने उन प्रगति संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिनका दोहन पश्चिमी विकसित देश करते हैं। यानी कि ये रिपोर्ट जो प्रस्तुत हुई उसमें ये कहा गया कि अल्प विकसित देशों के जितने प्रगति संसाधन हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जितने भी प्रगति संसाधन हैं जिनका दोहन पश्चिमी देश करते आ रहे हैं, अब उन प्रगति संसाधन पर अल्प विकसित देशों का अधिकार होगा। और ताकि वो अधिकार इसलिए होना चाहिए ताकि वो अपना आर्थिक विकास कर सकें और अपने सामान को बेच सकें और अपना आर्थिक विकास अपने आप को विकसित कर सकें। ठीक है, आज़ादी तो इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे पास आर्थिक स्तर से मजबूती नहीं होगी तो हम उस आज़ादी का क्या करेंगे? ठीक है, जैसे सेकेंड पॉइंट में लिखा है कि अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी ताकि वे अपना सामान बेच सके और अपना आर्थिक विकास कर सके। ठीक है, ताकि यानी जो अल्प विकसित देशों की पहुंच क्या होगी? पश्चिमी देशों तक होगी, जहां पर वो अपना सामान आसानी से बेच सकें और अपना आर्थिक विकास कर सकें।
So now we will see the next slide. So now हम देखते हैं कि थर्ड पॉइंट क्या है कि पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी। यानी अगर जितने भी अल्प विकसित देश हैं, अगर पश्चिमी देशों से व्यापार करते हैं तो उनकी जो उनके सामान की जो लागत होगी वो कम होगी और टैक्स वगैरह भी कम लगेगा। ये प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, हमारा टेक्नोलॉजी से संबंधित है ये प्रौद्योगिकी। हिंदी में प्रौद्योगिकी बोलते हैं और इंग्लिश में टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और फोर्थ पॉइंट क्या है, अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में भूमिका बढ़ेगी। अगर जो अल्प विकसित देश हैं, अगर वो उनका जो प्राकृतिक संसाधन है उन पर काबू हो गया और जितने भी उनके प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका दोहन पश्चिमी देश करते आ रहे हैं, अगर उन प्राकृतिक संसाधनों पर उनका अधिकार हो गया तो क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी भी भूमिका बढ़ेगी और वो भी कुछ अपने कानून या कानून बनाने के लिए निर्णय ले सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या कर सकते हैं, खड़े होकर अपनी आवाज़ भी उठा सकते हैं। अगर आज़ादी तो दे दी है लेकिन अगर विकास ही नहीं होगा तो फिर वही मैंने आपको ऐसे बताया थोड़ी देर में पहले ही, फिर क्या होगा कि उनका आर्थिक विकास नहीं होगा। आर्थिक विकास नहीं होगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात को किस तरह रखेंगे, वो नहीं रख पाएंगे। इसीलिए 1972 में टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी जो आई वो इसीलिए आई ताकि वहाँ पर अल्प विकसित देशों की बात रख सकें और पश्चिमी देश जिनका काफ़ी बल्कि प्रगति संसाधन अल्प विकसित देशों के थे और पश्चिमी देश उसका दोहन कर रहे थे, इसीलिए 1972 की रिपोर्ट में कहा गया कि उनको भी कुछ अधिकार देना चाहिए ताकि वो भी अपना आर्थिक विकास कर सके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बातों को रख सके। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे कि आप न्यूज़ स्लाइड में देख रहे हैं कि भारत और शीत युद्ध, जैसे क्या होता है शीत युद्ध के समय भारत ने अपने आप को क्या रखा, दोनों गुटों से अलग रखा और जितने भी नव स्वतंत्र देश थे उसको भी दोनों महाशक्ति से अलग रखा। देखिए देखते हैं कि भारत ने सजग और सचेत रूप से अपने को दोनों खेमे बंदी से अलग रखा। और सेकंड पॉइंट हमारा है नव स्वतंत्र देशों की भी दोनों महाशक्तियों के खेमे से अलग रखा। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि गुड निरपेक्ष की जो नीति क्या थी, वो नीति यही थी कि दोनों महाशक्ति को अपने आप से अलग रखना, दोनों महाशक्तियों को क्या रखना, अपने आप को अलग रखना। और महाशक्तियों के साथ साथ देखते हैं कि भारत ने भी अंतर्राष्ट्रीय से देख सकते हैं कि भारत ने ना तो पलायन की नीति अपनाई थी और ना ही क्या एक नकारात्मक भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन हमेशा आता है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा है बेसिकली एक पिन कर से लिखा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वही हमेशा 100% एग्जाम में आता है। क्वेश्चन क्या है कि भारत की नीति ना तो सकारात्मक थी और ही ना तो नकारात्मक थी, स्पष्ट कीजिए। जैसे कि हम बात करें शीत युद्ध गुड निरपेक्ष के समय क्या हुआ, भारत ने ना तो सकारात्मक यानी पूर्ण रूप से किसी एक टीम में शामिल नहीं हुआ और ना ही नकारात्मक भूमिका निभाई या वो किसी भी गुट में शामिल कहते हैं ना किसी में भी। एक तो क्या था कि सकारात्मक भूमिका थी यानी वो किसी एक परमानेंट ग्रुप में शामिल नहीं हुआ, एक महाशक्ति में इन्वॉल्व नहीं हुआ, बल्कि उसने मध्यस्थता की नीति अपनाई। और 1950 में हमें देखने को मिलता है कोरिया संकट में और चीन और सोवियत संघ के बीच जब मतभेद होता है तब भी हमें देखने को मिलता है कि भारत ने क्या किया, यहाँ पर अपनी गुट निरपेक्ष की में एक मध्यस्थता की नीति अपनाई और दोनों के प्रति जो लड़ाई थी उनको सुलझाने की कोशिश करी। ठीक है, और सोवियत संघ और आपका अमेरिका, सोवियत संघ को बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट वीडियो में सोवियत संघ को बोलते हैं यूएसएसआर, हमेशा फुल फॉर्म भी आती है कि यूएसएसआर क्या है और यूएसए क्या है। यूएसएसआर आपका सोवियत संघ है और यूएसए आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, जिसकी कैपिटल वाशिंगटन है। ठीक है, डीसी वाशिंगटन। तो देखते हैं कि भारत की नीति ना तो सकारात्मक थी और ना ही नकारात्मक थी, स्पष्ट कीजिए। भारत ने ना तो एक तरह की सकारात्मक भूमिका निभाई, जैसे मैंने आपको बताया अभी, ना तो भारत ने
ना तो भारत ने एक सकारात्मक भूमिका निभाई थी, यानी या पार्टिकुलर एक टीम में शामिल नहीं हुआ था। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि भारत अगर सोवियत संघ में सिर्फ सोवियत संघ की टीम में शामिल होता तो क्या होता है, एक तरह का उसने सकारात्मक भूमिका निभाई, वो एक ही टीम में इन्वॉल्व होगी, ना तो उसने नकारात्मक भूमिका निभाई। क्या होता है कि इसमें वो ना तो नकारात्मक भूमिका निभाई, मतलब वो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं था। ठीक है, तो हम देखते हैं कि भारत ने क्या किया, गुट निरपेक्ष की जो नींव रखी वो इसलिए रखी कि ताकि और को जो संयुक्त राष्ट्र संघ और सोवियत संघ के द्वारा उसको उनको गुलाम ना बना सके। इसलिए क्या किया, भारत ने क्या किया, मध्यस्थता की नीति को ज़्यादा प्रेफरेंस किया और दोनों गुटों से अपने आप को अलग थलग तो नहीं कह सकते, लेकिन उसने मध्यस्थता की नीति अपनाई और जितने भी नव स्वतंत्र देश थे उनको उन गुटों से अलग रखा। क्या कि वो सोचते थे अगर जो सोवियत संघ और जो आपका अमेरिका है वो इन पर दबाव भी बना सकता है कि हमारी टीम में शामिल हो, हमारी टीम में शामिल हो, जिसके कारण क्या हो सकता है, वो दोबारा गुलाम बन सकते हैं। और वो ऐसा नहीं चाहते थे कि अब हम दोबारा जिस बंधन से मुक्त हुए हैं अब उस बंधन में ही हम दोबारा कैद हो जाएं, ऐसा कोई नहीं चाहता। जैसे कि एक चिड़िया है, अगर उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया जाए, ठीक है, अगर उसको खोल दिया जाए तो वो ये चिड़िया दोबारा उस पिंजरे में आना नहीं चाहती थी। वैसी स्थिति हमें यहाँ देखने को मिलती है कि किस तरह गुट निरपेक्ष नीति आई और ना तो उसने सकारात्मक भूमिका निभाई और ना ही नकारात्मक भूमिका निभाई। आप पीडीएफ की चिंता ना करिए, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना के दूंगा जो आपके फर्स्ट टर्म से लेकर और सेकेंड टर्म में जो आपकी बहुत ही हेल्प करेंगे, रियली मतलब कह सकते हैं कि वो आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, फॉर श्योर है। ओके, सो देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे कि आपके पास एक नया क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है कि गुट निरपेक्ष नीति से भारत का किस तरह हित साधन हुआ, यानी गुट निरपेक्ष जब आया तो उसमें भारत की किस तरह उसकी पोजीशन बढ़ी और किस तरह उसका हित साधन हुआ। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखते हैं कि क्या होता है कि गुट निरपेक्ष के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैसले और पक्ष ले सका, यानी भारत क्या था कि जब गुट निरपेक्ष आया तो भारत को पूर्ण रूप से आज़ादी मिल चुकी थी। अब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने फैसले ले सकता था और अपना पक्ष धर सकता था। ठीक है दोस्तों, और सेकंड पॉइंट देखते हैं कि भारत हमेशा ये स्थिति में था, अगर दो महाशक्ति में कोई महाशक्ति भी भारत में हावी होती है तो भारत दूसरे खेमे में जा सकता था। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि भारत ना तो सकारात्मक भूमिका निभाई थी और ना ही नकारात्मक भूमिका निभाई थी। अगर दोनों महाशक्ति में एक भी महाशक्ति अगर भारत पर हावी होती तो भारत क्या करता कि अन्य गुट में शामिल हो जाता। तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दोनों महाशक्ति थी ना तो भारत को लेकर बेफिक्र थी और ना ही भारत को लेकर उनके प्रति कोई उन पर इच्छाएं या डिजायर थी। ठीक है, सो ना तो बेफिक्र हो सकता था और ना ही अपनी धौंस को जमा सकता था। दोस्तों देखते हैं थर्ड स्लाइड में क्या लिखा है कि दोनों गुटों में भारत को लेकर ना तो बेफिक्र हो सकता था और ना ही धौंस जमा सकता था। जैसे मैंने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो महाशक्ति उभर कर आई, सोवियत संघ और आपका अमेरिका। तो भारत ने क्या किया, एक मध्यस्थता की नीति अपनाई। मैं आपको थोड़ा रिकॉल कर देता हूँ। ठीक है, भारत ने क्या किया, एक मध्यस्थता की नीति अपनाई और अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर से काट कर नहीं रखा। जैसे मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट में बताया गया है वीडियो में कि भारत ने अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काट कर नहीं रखा। हम देखते हैं कि भारत ने एक मध्यस्थता की नीति अपनाई और भारत गुट निरपेक्ष के आने से क्या हुआ कि भारत की जो पोजीशन है वो और बढ़ गई। जैसे कि हम भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वो क्या थे, एक ऐसे व्यक्ति थे, वो उनको कहते हैं कि वो एक दूर दराज दृष्टि रखने वाले एक लीडर भी रहे हैं और उन्हें जो गुट निरपेक्ष की नींव रखी वो ऐसे ही नहीं रखी होगी, कुछ सोचा होगा। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं कि भारत अब अपने फैसले ले सकता था और जैसे कि नव स्वतंत्र देश थे, जितने भी नव स्वतंत्र देश थे उनको भी अन्य गुट से अलग रखा। और इससे में ये देखने को मिलता है
कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैसले तो ले सकता है और उनका पक्षधर भी बन सकता है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है। आप देखते हैं सेकेंड चैप्टर में। सो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मेरे को जितना आगे बढ़ाएंगे, मैं आपके लिए उतनी ही अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।